नमस्कार। जो 2 दोस्त नए आए हैं, वो आप बीच में आए हैं, अरस्तू कंप्लीट हो गया है और एक नया प्रयोग ये चल रहा है कि जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वन लाइनर नहीं, जो अच्छे वाले हैं, उनको करें, ताकि ये पता चले कि जो पीछे अपन ने पढ़ा है, उससे अपने पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कुछ कोई ऐड और करना है तो ऐड कर लेंगे, कोई चीज़ समझ भी नहीं है तो उसको दोबारा समझ लेंगे। तो इसलिए पहले आज अपना अरस्तू के पीवाई वे हैं जो भी, उनको करेंगे। उसके बाद जो एक क्लास होगी वो अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के ऊपर होगी। 2-2.5 घंटे की 2 घंटे क्लास वो ले लेंगे, थोड़ी देर ये चलेगी। तो अरिस्टोटल के ऊपर आज तक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं, एक साथ देखेंगे, आप भी पढ़ते जाना। आपको आइडिया लगे कि आपने पिछले 3 दिन में जो अरिस्टोटल पढ़ा है उसमें से आपको क्या कुछ समझ में आया। कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषता नहीं है। राज्य किया था, अच्छी तरह से किया था। राज्य का स्वरूप सावयवी है, ऑर्गेनिक है। राज्य एक आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है। व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है क्या? व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए वो परिवार बनाता है। परिवार आत्मनिर्भर नहीं, से गांव बनाता है। गांव नहीं होता इसलिए राज्य। लेकिन राज्य एक पूर्ण संस्था, एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है और ये आत्मनिर्भर, ये खुद किसी पे निर्भर नहीं होती। ये सावयव है, हम इस पे निर्भर होते हैं। यह अन्य समुदायों के समकक्ष है, नहीं है तो क्या है फिर ये? हाँ, ये एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस है, ये सुप्रीम एसोसिएशन है, औरों के इक्वल एसोसिएशन नहीं है। ये परिवार, गांव या कुछ शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन है उसके बराबर का नहीं है। ये ऐसा समुदाय नहीं है। राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, एक नेचुरल एसोसिएशन है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। तो ये स्वतः बनता है, इसके बनाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करने होते। ये अपने आप हमारे स्वभाव में ही है। ये स्वभाव में क्यों है ये बताओ। ऐसे आप तर्क करो, क्योंकि मानव एक सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए स्वतः ही वो परिवार बना लेता है, स्वतः ही गांव और स्वतः ही राज्य बना लेता है। तो इसका क्या आया? सी आया आंसर। नागरिकता का दृष्टिकोण, इस पे विचार करना है, सिटीजनशिप के ऊपर कल किया था अच्छी तरह से। अरस्तु नागरिक की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करती है जिसकी विशेषता है कि ये राज्य के न्याय, प्रशासन और पद धारण दोनों में क्या लेता है? ये हिस्सा लेता है, सक्रिय भागीदारी भी करेगा, विभिन्न पदों पर विराजित होकर कार्य भी करेगा। वे सभी के लिए नागरिकता को वांछनीय मानते हैं। क्यों सभी के लिए वांछनीय क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि इसके लिए विवेकशीलता और सक्रिय भागीदारी जरूरी है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती। सभी लोगों की योग्यताएं, गुण और सद्गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये तो है दी, तो फिर इसका उत्तर क्या आया? एक डी आया इसका उत्तर। महिलाओं पर अरस्तु के दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सोचेंगे अपन। पुरुष की अच्छाई निरपेक्ष रूप से अच्छाई है, जबकि महिला की अच्छाई सापेक्षिक है। पुरुष निरपेक्ष रूप से श्रेष्ठ है, वो विवेकवान है, सद्गुणी है। महिला की अच्छाई देश, काल, परिस्थिति और व्यक्तियों के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। प्लेटो कुछ कहता है, पाइथागोरस कुछ कहता होगा, हिप्पोक्रेट्स कुछ कहता होगा, एंटीमेट्स ने कुछ कहा होगा।
तो ये कहता है कि महिलाएं हमेशा ही पुरुषों की तरह सार्वभौमिक रूप से अच्छी नहीं होती। इनकी अच्छाइयां सापेक्षिक होती है, बदलावकारी होती है। आज हम ये कहें कि महिलाएं आज मध्यकाल और कोई पहले का काल जब लोपामुद्रा, गार्गी ये सब हुआ करती थी, हम देख रहे हैं महिलाओं के बारे में हमारा दृष्टि क्या है, बदल रही है। लेकिन पुरुष हमेशा से क्या है, श्रेष्ठ है। ये बात क्यों कह रहा है अरस्तु? ये कहा क्यों अरस्तु ने? क्योंकि ये नारियों की समानता को स्वीकार नहीं करता। ये कोई नारीवादी विचारक नहीं है, प्लेटो की तरह, इसलिए इसने ये बात कही। महिलाएं घर के निजी दायरे तक सीमित है। और सेम बातें रूसो कहता है कि महिलाएं एथेनियन महिलाओं जैसी होनी चाहिए। प्लेटो वर्णित नहीं, बल्कि वाकई में जो एथेंस के अंदर था। तो ये बताइए कि एथेंस के जो महिलाओं की स्थिति थी और अरस्तु ने जो कुछ वर्णित किया है, उन दोनों में साम्यता है या नहीं है? देखो, एथेंस में महिलाओं की स्थिति और अरस्तु का वर्णन, इन दोनों में एकता है या नहीं है? जैसे एथेनियन महिलाओं की स्थिति थी, अरस्तु उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। उनको घर की चार दीवारी तक सीमित रखता है, लेकिन उसको चार दीवारी से बाहर कौन निकालना चाहता है? प्लेटो। इसलिए कहते हैं प्लेटो एक रेडिकल था। और ये कैसा था? यथास्थितिवाद। जो स्थितियां महिलाओं की एथेनियन एज में है, उसी को रखना चाहता है। क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध क्या होते हैं? ये प्राकृतिक होते हैं। इसी प्रकार की भूमिकाएं स्वतः प्रकृति ने निर्धारित की है, उनके स्वभाव ने निर्धारित की है। इनमें बदलाव नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ कौन से दायरे तक रहेगी? निजी, यानी घर के दायरे तक, चूल्हे चौके तक। राजनीतिक जीवन में उन लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है जिनके पास क्या है? अवकाश है। और संपत्ति के मामले में समान हो, महिलाओं के पास ये नहीं है। महिलाओं के पास क्या नहीं है? अवकाश नहीं है। और अवकाश इसलिए इनके पास, संपत्ति नहीं है। दास इनके दास नहीं होते, दास पुरुषों के दास होते हैं। तो उनके लिए संपत्ति बनाते हैं। संपत्ति नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं के नाम संपत्ति नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है बताओ? अगर संपत्ति नहीं है आपके पास, तो आपके पास अवकाश नहीं है। अगर आपके पास अवकाश नहीं है, तो आपके पास विवेक नहीं है। अगर आपके पास विवेक नहीं है, तो आप राजनीतिक और प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी, और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप नागरिक नहीं है। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हो गई। तो इन तीनों में से कौन सा सही है? तीनों ही सही है। तो इसका उत्तर 1, 2 और 3 है। अरस्तु के समानता के संबंध में कुछ कथन है इक्वलिटी के संदर्भ में। अरस्तु के अनुसार कमजोर समानता हेतु गुट का निर्माण करते हैं और समान शक्तिशाली बनने के लिए गुट का निर्माण करते हैं। जो कमजोर है वो इसलिए गुट का निर्माण करते हैं ताकि एक साथ मिलेंगे तो गुट बना के क्या ले आएंगे? समानता। और जो समान हो गए हैं वो शक्तिशाली बनने हेतु क्या बना लेते हैं? गुटबंदी। गुटबंदी इसलिए बनती है। गुट के निचले स्तर पर हर जगह क्या है? असमानता है। गुट मनुष्यों द्वारा समानता का प्रयास करने से उत्पन्न होते हैं। ये निचले स्तर के ऊपर समानता, इसको असमानता, इसको समानता लाने के लिए गुट क्या करता है? फिर काम करता है, ज्यादा गुटबंदी करते हैं। तो गुटबंदी दो कारणों से होती है, या तो आप असमानता लाना चाहते हैं या आप समानता। ये दो मूल मनोवैज्ञानिक इच्छाएं हैं जो क्रांति के मूल में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन मूलतः आया कहां से? ये क्रांति वाले से है कि लोकतंत्र में जो गरीब है वो क्या लाना चाहते हैं? समानता लाना चाहते हैं। और जो अमीर है वो असमानता। ये मनोवैज्ञानिक इच्छाएं होती है। तो ये दोनों ही क्या है? सही है। ए बी और बी बी। ये क्रांति से संबंधित इसने कुछ लाइनें उठाई है और समानता और असमानता के बारे में पूछ लिया कि गुटों का निर्माण क्यों होता है विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में। पुलिस के बारे में बताना है। जो नगर राज्य है, कौन से गठन सही है? आप भी एग्जाम दो ना, तो लास्ट में यहां से पढ़ लिया करो। आप एचबी पेन से लिखते हैं तो शायद ही आपको कोई मना करेगा।
आमतौर पे जो रिजिड टीचर होते हैं, जो लकीर के फ़कीर होते हैं और जिनमें बुद्धिमत्ता का अभाव होता है इन्विजिलेटर के पास, वो क्या करते हैं, आपको कोई पेन चलाने नहीं देते। एचबी पेंसिल रख लिया करो, ज़्यादा 3-5 पे हटा दिया करो, क्योंकि एक गांठ बांध लो, एग्ज़ाम टाइम में हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो आप बन जाते हैं, डायलॉग मार देते हैं ताकि दूसरे हंस लें। लड़के ये भाई इसलिए बोलते थे ताकि बाकी लड़कियां उसकी तरफ देख लें। लड़कियां इसलिए बोल जाती है ताकि लड़कों का ध्यान भी उसकी तरफ जाए, है ना। एग्जाम टाइम में हीरो नहीं बनना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हीरो बनते हैं ना तो माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि अगला भी तो हीरो ही है। अब 2 हीरो टकराएंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, घड़ी के लिए, पानी के लिए, छोटे मोटे मुद्दे के लिए, बैठने वाले टेबल के लिए। कभी भी घर से सोच के मतलब मैं तो ये करूंगा और मैं तो ये फैसिलिटी चाहिए, वहाँ चुपचाप आपको शांत दिमाग से क्या करना होता है, एग्जाम देना होता है। कभी भी वहाँ किसी से झगड़ा नहीं करेंगे आप, वरना आपका अच्छी तैयारी बिगड़ जाती है। ये गांठ बांध लो आज। कोई छोटे मोटी अव्यवस्थाएं है भी तो आप क्या कर लो, उनको एक बार सहन कर लो, बाद में कर लो ना। ये आपने ये व्यवस्था सही नहीं की, अगली बार आप इसको सुधार लेना। भी पॉजिटिव उनसे चर्चाएं कर लो, अगर सुधरती है तो। झगड़ा नहीं करना है उस दिन, आपको भगत सिंह बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो एक ये आप हमेशा ही हर क्वेश्चन के पीछे है या सही है या नहीं है, लगभग मैं नहीं कहता 100 में से कितना क्वेश्चन करते हैं इस पढ़ने नहीं पढ़ने की या सही नहीं पढ़ने की वजह से, इन वर्ड्स की वजह से कितना गलत करते हैं, एक जरूर गलत करते हैं। तो इसको ध्यान रखो हमेशा। एक पुलिस है जो नगर राज्य नैतिकता की आर्थिक पूर्व अपेक्षाएं प्रदान करता है। चलो पहले यही समझ लेते हैं, आपको नैतिक होना है। नैतिक होने के लिए कुछ आर्थिक पूर्व अपेक्षाएं हैं। अगर आप भूखे हैं और आपने 5 दिन से भोजन नहीं किया है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप दूसरे लोगों को भोजन करवाएं जो भूखे हैं, तो आपके संभव है क्या? नहीं। तो नैतिक होने के लिए जरूरी है कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसीलिए व्यक्ति संपत्ति के अधिकार का क्या करता है, समर्थन करता है। अनैतिकताएं पनपती क्यों है? तो ग्रीन कह के गया अनैतिकताएं 3 वजह से पनपती है। एक पनपती है गरीबी की वजह से, अनैतिकताएं। एक भूखा बच्चा है जिसके पास भोजन नहीं है और वो भूख से मर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो नहीं चाहते हुए भी क्या करेगा, चोरी करेगा, अनैतिक काम करेगा कोई ना कोई। दूसरा होती है अशिक्षा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि नैतिक क्या है और अनैतिक। तीसरी होती है शराबखोरी, जो हमारे मस्तिष्क के तंतुओं को इस हिसाब से कर देती है कि हम नैतिकता और अनैतिकता का भाव ही हमारे यहाँ खत्म हो जाता है। तो नैतिकता के लिए आर्थिक पूर्व अपेक्षाएं प्रदान करता है कौन? पुलिस। आर्थिक और नैतिक जरूरतें आपस में क्या है, अंतर संबंधित है। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तब आप में नैतिकता भी नहीं है। चलो एक चर्चा करते हैं। चलो भारतीय महिलाओं की एक मैंने आपको एक अकाल की कहानी सुनाई थी एक दिन, कि वो एक अंग्रेज जा रहा था, उसके साथ क्या हुआ, चर्चा की थी अपन कि हमारे तो ये थोड़ी परंपरा ही है कि खुद भूखे रह लेंगे लेकिन अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम हैं भूखे और गरीब हैं तो ये नैतिकता है, ये हो नहीं सकती। नागरिक के अंदर जो सद्गुणों का विकास होता है ना, वो सद्गुणों का विकास होता किस लिए? क्योंकि नागरिक के पास क्या पाई जाती है, संपत्ति पाई जाती है। इसी जो संपत्तिवान नहीं होगा उस सद्गुणी भी नहीं होगा। इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, आर्थिक चीजें भी और नैतिक चीजें। आप बताओ गलत है या सही है? मैंने आपको जब पुलिस पढ़ा रहा था तो मैंने पुलिस का प्रयोजन बताया था आपको, कि पुलिस का एक प्रयोजन ये है कि नैतिकता और आर्थिक दोनों चीजों को पूरा करे, यदि आपस में जुड़ी हुई है। पुलिस और क्या करता है, शिक्षा देता है, ये भी चर्चा की थी। शैक्षणिक परिस्थितियां प्रदान करता है और उनसे किसका निर्माण होता है, नैतिक गुणों का। ये तो ग्रीन की चर्चा करे थे, रस्तों में वही सेम बातें आ गई, मैं तो अगली लाइन पढ़ी भी नहीं थी। तो एक तो नैतिक होने के लिए आपकी जेब में सामान होना चाहिए। दूसरा, नैतिक होने के लिए आपकी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमें बताती है कि नैतिक क्या है और अनैतिक है। अच्छे बुरे का और शुभ अशुभ का हमें शिक्षा ही बताती है। इसे नैतिक गुणों का परिमार्जन होता है, वो सुधरते हैं और प्राप्ति निर्भर करती है।
पुलिस हमारी नैतिक शुभ के लिए क्या प्रदान करता है? सामाजिक पूर्व शर्त है, ठीक है। कुल मिला के हमारे पास एक ही क्वेश्चन हो सकता है घुमा फिरा के फिर आ जाए। पुलिस का जो मेन पर्पज है ना, वो किसका विकास करना है? नैतिक सद्गुणों का विकास करना है। एक आदमी को भला करना है, इसलिए भला आदमी। अब भला आदमी कब हो सकता है? एक, जब भले आदमी के पास क्या हो? संपत्ति हो। यानी एक भले आदमी के लिए जेब में कुछ होना चाहिए, पेट में रोटी होनी चाहिए। आर्थिक स्थितियां जरूरी होती है भला होने के लिए। एक है भला होने के लिए शिक्षा जरूरी होती है, और तीसरा है भला होने के लिए सामाजिक परिस्थितियां। ये सामाजिक परिस्थितियां क्या है? आप एक ऐसे समाज से हैं जिसका मूल पैसा ही जराइम पैसा है, चोरी करना और डाके डालना है। आप एक डाकुओं के समूह के अंदर है, आप ठगों के समूह के अंदर है, तो वो समाज ही आपको नैतिक होने ही नहीं देगा। तो राज्य एक पुलिस एक ऐसा समुदाय होता है जो ऐसी सामाजिक परिस्थितियां पैदा करता है जिससे आप में क्या का विकास होता है। चलो आप मुझे बताओ कि ये कौन सी सामाजिक परिस्थितियां प्रदान करता है? नागरिकों के संदर्भ में सोचो आप, आम आदमी के नहीं, नागरिकों के संदर्भ में। क्योंकि राज्य है ना, आम आदमी का नहीं है। बताओ राज्य किसका है? नागरिकों का होता है राज्य ना। ये एक कायनोनिया है, एक नैतिक समुदाय है जो फ्री मेंस का है, सबका नहीं है। तो राज्य का निर्माण किससे होता है बताओ? ध्यान रखना, आज के राज्य का निर्माण जनसंख्या से होता है, लेकिन उस टाइम राज्य का निर्माण नागरिकों से होता था। इतना याद रखना है। तो ये कितने परसेंट लोगों का होता है? 100% का या 10-1% का? ये 10-1% का होता है। राज्य 10% लोगों से बनता है जो सक्रिय भागीदारी करते हैं। अब नागरिकों के संदर्भ में सामाजिक परिस्थितियां क्या है जो नैतिक सद्गुणों का विकास करती है? इतना बता दो। ये हमें इतने व्यापक दायरा प्रदान करता है क्योंकि पूरे समाज का है ना। ये हमें कॉमन गुड के बारे में समझाता है कि आप अपना इंडिविजुअल गुड छोड़ के, पारिवारिक शुभ छोड़ के, और किस शुभ के बारे में सोचो? पूरे समाज के शुभ के बारे में सोचो। तो इतना बड़ा सोचना, पूरे समाज के बारे में सोचना, सभी का हित सोचना, कॉमन गुड के बारे में सोचना हमें सिखाता कौन है? जब हम राज्य में रहते हैं। तो पुलिस हमें ऐसी सामाजिक परिस्थितियां, इतना व्यापक दायरा प्रदान करता है कि हम घर की बजाय किसके बारे में सोचते हैं? पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। तो 3 परिस्थितियां प्रदान करती, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक, ताकि हम क्या हो जाए? नैतिक हो जाए। ये पुलिस का मेन प्रयोजन ये है। तो आप जब ये वो वाली लाइनें पढ़ो ना, तो इनके साथ थोड़ी सी मैच करके 2-3 चीजें ये लिख लेना ऐसी। अब ये बताओ, ये इसमें सही क्या है फिर? देखो, सामाजिक पूर्व शर्त क्या है कि हम अकेले नहीं रह सकते, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तो हमें समाज में और समूह में रहना कब सीखते हैं? जब हम कहाँ रहते हैं? राज्य में। तो राज्य हमें एक समूह और एक समुदाय, एक वो कम्युनिटी अवेलेबल करवाता है, उस कम्युनिटी में रह के हम अच्छी चीजें सीखते हैं। एक व्यक्ति जंगल में रह के चीजें नहीं सीख सकता। हमारे जो विचार होते हैं, धारणाएं होती है, विश्वास होता है, भाषा होती है, हमारे आपसी संबंधों का जो दायरा होता है, बताओ हम कहाँ सीखते हैं? ये हम समाज में रह के सीखते हैं। हमारे विचार, हम भाषा भी वही बोलते हैं जो समाज हमें सिखाता है। तो हमारी सोच, विचार सब हमारे समाज और समुदाय पे निर्भर करती है। तो ये नैतिक सद्गुण ये समाज से ही आते हैं। तो इसमें कितने सही हैं आप बताओ? 1, 2 और 3 सही है। तो उत्तर क्या आया? बी आया। हाँ सर। यार इसने ना कहीं ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं किया, लेकिन प्लेटो की शिक्षा ना निजी ज्यादा थी। प्लेटो ने कहीं भी ऐसी सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की चर्चा नहीं की कि राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसने स्पष्ट है ना, मैंने पढ़ा नहीं, देखो हो सकता है मैं आज पढ़ लूंगा भाई। अरस्तु ने जो शैक्षणिक व्यवस्था की चर्चा की, क्योंकि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का तो व्यापक अध्ययन करते थे, तो अपने उसको पता है। वो बोला कि शिक्षा की व्यवस्था सार्वजनिक होगी, सबके लिए होगी। अरस्तु ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि अरस्तु के विचार देख के ये लगता है कि अरस्तु निजी शिक्षा की चर्चा करता है, जहां शिक्षा सिर्फ नागरिकों के लिए, औरों के लिए नहीं है, जहां औरतों के लिए नहीं है, शिल्पियों के लिए नहीं है,
सैनिकों वैनिकों की चर्चा नहीं करता, उनके लिए नहीं है। तो ऐसे लगता है कि ये निजी शिक्षा व्यवस्था का समर्थक है, जो एक छोटे से वर्ग के लिए होगी। है? करता है, और देख लूंगा। एक दोस्त ने ये कहा है कि आम जनता के लिए फ्री शिक्षा की बात करता है। अब आम जनता को तो नहीं, आम जनता में तो औरतें भी आती है। देखो, सुनते जाओ, एक छोटा सा तर्क करते हैं। उस दोस्त ने कहा कि अरस्तु आम जनता के लिए शिक्षा की चर्चा करता है। आम जनता में औरतें आती है, आम जनता के अंदर शिल्पी आते हैं, आम विदेशी आते हैं, ठीक है, दासों को, चलो मान लो दासों को छोड़ देते, लेकिन आम जनता में ये तो आते ही है। अब इनकी देखना पड़ेगा इसकी कहाँ ये चर्चा कर रहा है। तो एक बार है, अब यार अनौपचारिक, अब सुनो, दो शिक्षण व्यवस्थाएं थे, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अभी आप जब इस क्लास को छोड़ के जाओगे तो आप एक दूसरे से चर्चा करोगे, ठीक है। जैसे आप एक यार चलो चाय पीते हैं, तो एक यार चलो यार पीते हैं, ठीक है, सुन लो। दूसरा, आपको यार कल मैंने ना आप सबको चाय पिलाएगी, तो एक कंजूस हो पहले कहते यार मेरे तो पेट में क्या हो रही है, वो गुड़गुड़ हो रही है, मैं तो आज चाय पीऊंगा ही नहीं, और मेरे को जल्दी घर भी जाना है क्योंकि आज उसका नंबर है। अब आपको एक शिक्षा दे दी उसने कि ये एक महाकंजूस आदमी है जो औरों की चाय पी जाता है, खुद चाय पिलाने की बारी आती है उसके पेट में क्या होती है, गुड़गुड़। तो बेटा ये अनौपचारिक शिक्षा दिन रात चलती रहती है अपने, तो ये नहीं होती। अपन शिक्षा की औपचारिक की बात करें, अनौपचारिक शिक्षा तो दास भी लेता रहता है। हम 24 घंटे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, दूसरे को देख के, व्यवहार करके। बनिया को सिखा देता है, दास को सिखा देता है। तो एक बार इस चीज को छोड़ते हैं। ये मेरे क्वेश्चन आया कि ये शिक्षा के बारे में क्या कहता है, मुझे नहीं पता, एक बार पता कर लेंगे इसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उसका आशय क्या है? अंकगणितीय नहीं है, तो ज्यामितीय थी, रेखा गणितीय समानता थी, अंक गणितीय नहीं थी। दो प्रकार की न्याय था, विशेष न्याय दो प्रकार का है, एक वितरणात्मक था और एक परिशोधनात्मक था। जो वितरणात्मक न्याय था वो, ये जो वितरणात्मक न्याय था ये रेखा गणितीय वितरण था। एक दूसरा न्याय था जिसको हमने कौन सा कहा था, रेक्टिफैक्टरी या परिशोधनात्मक, कि कोई चीजें बदल गई उनको वापस लेके आओ, वैसी की वैसी करो। एक व्यक्ति को 2 लाख का नुकसान किया, ठग ने, उस ठग से 2 लाख की वसूली करो। परिशोधनात्मक के लिए हम ये कहते हैं कि ये किस पे निर्भर होती है, अंक गणित के अंदर। अंकों का गणित सही कब बैठता है, जब दो चीजें बराबर होती है। लास्ट में हम कहते हैं अब आ गया 2 बराबर 2, 0 बराबर है 0, अब उत्तर आ गया। तो इसमें ये आती है चीजें बराबर है, इसमें बराबर नहीं होती, ऐसे होता है, ठीक है। ये कोण है ना, ये अलग अलग होते हैं इसके अंदर, ये सारे कोण बराबर नहीं होते। अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये कोण भी क्या होगा, उससे बड़ा होगा। ये 5 है, ये 10 है, और दिखेगी कि ये उससे क्या है, लंबी है, बड़ी है। तो ये तो होती है अनुपात। तो ये तो वितरणात्मक न्याय तो रेखा गणितीय था, लेकिन जो परिशोधनात्मक न्याय था वो अंक गणितीय था, ये था। तो ये तो है नहीं, प्राकृतिक समानता को वो मानता ही नहीं है, राजनीतिक समानता हो ही नहीं सकती, स्त्रियां कहाँ है, सारी है ही नहीं। तो कौन सी समानता थी वो, आनुपातिक। इसका तात्पर्य क्या था, वितरणात्मक न्याय में आनुपातिक समानता का तात्पर्य क्या है? वितरण जो होगा वो आपकी योग्यता और सद्गुणों के अनुपात में होगा। सद्गुण क्या होते हैं, जब वितरणात्मक न्याय की चर्चा करते हैं तो सद्गुण क्या होते हैं? सद्गुण होते हैं शासन सत्ता के सापेक्ष, क्योंकि हर एक शासन व्यवस्था में सद्गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लोकतंत्र में सद्गुण होता है लंबी जीभ, गुटतंत्र में सद्गुण होता है पैसा, और दार्शनिक राजा के टाइम सद्गुण होता है, यानी मोनार्की में क्या होती है, विवेक या बुद्धि। तो
ये था वितरणार्थ। इसको ध्यान रखना है कि हर एक शासन व्यवस्था में सद्गुण होते हैं, वो सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते, बदलते रहते हैं। शासन व्यवस्था बदलती है तो सद्गुण भी बदल जाते हैं। अरस्तु का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। यहीं रुक जाओ। किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए। गलत है या सही है? टेलियोलॉजी होती है ना हर एक चीज में। टेलियोलॉजी प्रयोजन होता है, प्रयोजनवाद किया था आपने। प्रयोजन का तात्पर्य है कि गति, मोशन और परिवर्तन शाश्वत है, लेकिन परिवर्तन होते किसके लिए है? तो किसी न किसी प्रयोजन के लिए होता है। ये हम बार बार कर रहे थे। और उस प्रयोजन, वो प्रयोजन है, वो एंड कोज है, अंतिम लक्ष्य है हमारा। प्रयोजन क्या होता है? हमारा अंतिम लक्ष्य। लेकिन उससे पहले भी हमें कितने चरण पार करने पड़ेंगे? 3। और वो कौन सा चरण होगा बताओ? अंतिम लक्ष्य कौन सा होता है? वो फाइनल चौथा चरण होता है ना। तो 3 सीढ़ियां चढ़ के चौथी सीढ़ी जो चढ़ते हैं, टोटल 4 सीढ़ियां हैं। तो चौथी सीढ़ी हमें कहां लेके जाती है? हमारे प्रयोजन के। थोड़ी देर में फिर चर्चा है। ये प्रयोजनवादी तो है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेलियोलॉजी। इसकी उल्टी क्या होती है? डिओन्टोलॉजी। उसको कर्तव्य शास्त्र बोलते हैं। प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है। बताओ, अगर आपने सही कह दिया तो भी व्याख्या करके बतानी पड़ेगी, गलत कह दिया तो व्याख्या करनी पड़ेगी। परिणाम से परे गलत है। गुड। इस बहन ने ये लाइन पकड़ ली कि प्रयोजनवाद हमेशा ही परिणामों पे ध्यान देता है, परिणामों से परे नहीं होता। वो तो परिणाम देखता है पहले। कुछ नैतिक कर्तव्य स्वयं सिद्ध होते हैं। नैतिक कर्तव्य स्वयं सिद्ध नहीं होते, प्रयोजन के अकॉर्डिंग उनका नैतिक प्रयोजनता सिद्ध करनी होती है। ये तो कर्तव्य शास्त्र है। गीता कहती है कि कुछ काम अपने आप में क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, भले ही वो युद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वो भाई बंधुओं को मारना ही क्यों ना हो। ये लाइन कर्तव्य शास्त्र की लाइन है। और ये इसने लिख कहां दी? प्रयोजनवाद। अब इस लाइन की आज व्याख्या देख ली। आप देखेंगे कि जब अपन पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे ना, और आपके जब ये आप पेपर आएगा, उसमें ये लाइन लिखी आएगी कर्तव्य शास्त्र के साथ। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो ये इसकी लाइन है ही नहीं। ये जो प्रयोजनवाद होता है, इसको अपन परिणामवाद भी कहते हैं, कि हर चीज अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ती है। तो हमें हर चीज का लक्ष्य डिसाइड करके उस ओर बढ़ना चाहिए, उस रिजल्ट की ओर। तो रिजल्ट सोचो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो प्रयोजनवादी अंततः क्या होते हैं? परिणामवादी होते हैं। ये उस रिजल्ट तक जाना चाहते हैं। रिजल्ट है तो ही काम करेंगे। तो हर एक कार्य, कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य है, ये स्वयं सिद्ध होता है या इसके परिणामों के अकॉर्डिंग सिद्ध करना पड़ता है इसको? परिणाम अच्छे हैं तो ही कर्तव्य अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ही हम कर्तव्यों को अच्छा मानेंगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो हम कर्तव्यों को अच्छा नहीं माने। काम हम तभी करेंगे रिजल्ट अच्छे आए। अब मैं आपको एक लाइन और लिखता हूं। उपयोगितावाद, बेंथम का और जेएस मिल का। ये कैसा क्या उपयोगितावाद? परिणामवादी होती है। ये हर एक काम करने से पहले उसकी क्या देखते हैं? उपयोगिता। अगर वो उपयोगी है तो हम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप कभी भी दान करते हैं, चाहे आप एक भिखारी को भी दान करें, कभी गुपचुप दान नहीं करते, ऊपर से डालते हैं, खन की आवाज आनी चाहिए, सबके सामने देते हैं, क्योंकि आपको लगता है इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो आपने ये भला काम किस लिए किया? क्योंकि आपने उसका रिजल्ट देखा। तो आपने उसकी क्या देखी? पहले उपयोगिता। इसलिए आप कभी दान एक कर्तव्य है। आपने किसी को पैसा दिया, उसको जरूरत थी, लेकिन हमने इसको 2 तरीके से किया। एक तो कि दान देना अच्छा है, उसका पेट भरेगा, तो आप गुपचुप भी दे दो ना। तो आप देखेंगे कि 99% दान गुप्त दान नहीं होते,
वो क्यों? क्योंकि वो उसकी उपयोगिता देखिए, मुझे फायदा हो रहा है या वो काम तभी होते हैं जब उससे हमें लाभ ज्यादा हो और हानि कम हो। तो हर एक चीज का एक प्रयोजन साध्य लक्ष्य होता है, वो परिणाम उसको वहां तक लेके जाते। तो उपयोगितावाद भी क्या कैसा दर्शन है? एक है परिणामवादी दर्शन है। गीता कैसी है? गीता रिजल्ट नहीं देखती। अर्जुन से कभी नहीं कहा कृष्ण ने कि तू युद्ध जीतेगा इसलिए युद्ध कर, कभी नहीं कहा युद्ध जीतेगा इसलिए तो युद्ध कर। तो क्या हो गया? प्रयोजनवाद या परिणामवाद हो गया। उसने कहा तो युद्ध कर क्योंकि तू काम अच्छा कर रहा है, तो रिजल्ट की बाद में देखेंगे अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। तो जो गीता है, इमैनुअल कांट है, जॉन रोल्स है, ये तीनों ऐसे हैं जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से प्रे मानते हैं, क्योंकि डियोंटोलॉजिकल है, ये टीलियोलॉजिकल है नहीं है। तो काम दो तरीके से करते हैं। एक तो लाभ की अपेक्षा में करते हैं कि हमें इससे क्या होगा, फायदा होगा। तो ये तो कौन सा दर्शन होता है? कुछ काम चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए इसलिए करते हैं, कुछ काम होते ही क्या है, अच्छे हैं। पिताजी बीमार हो गए और पिताजी की सेवा करनी है। पिताजी के पास 1 किलो सोना पड़ा है। वर्तमान में जो नौकरी कर रहे हैं वहां से 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं ताकि फायदा ज्यादा हो। ये क्या है? ये परिणामवाद है। पिता ने जन्म दिया है इसलिए चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, चाहे नौकरी दांव पे ही लग जाए, लेकिन हमें माता पिता की क्या करनी है, सेवा, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये क्या है? ये कर्तव्यवाद है, कर्तव्य शास्त्र है। तो ये प्रयोजनवाद अलग होता है और कर्तव्यवाद अलग होता है। तो टीलियोलॉजी अलग होती है, डियोंटोलॉजी अलग होती है। हम अधिकांशतः मैं मेरा कह दूं, आपका नहीं पता, मैं क्या हूं, टीलियोलॉजी हूं। आप भी घोर टीलियोलॉजी है, झूठ मत बोलना। अरस्तु से संबंधित इसका उत्तर क्या आया, आपने देखा ही नहीं। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तो इसका उत्तर आया ए। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार आया, इसका इस नीचे वाली लाइन का ध्यान रखना। अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथन देखो आप। अरस्तु के लिए मनुष्य प्रकृति से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी। सही है गलत है? सही है। मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकोन, जून पॉलिटिकोन क्या होता है ये बताओ? सामाजिक मानव, जून पॉलिटिकोन है सामाजिक राजनीतिक प्राणी। आदमी एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। इसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? जून पॉलिटिकोन बोलते हैं। तो ये दोनों गलत हैं, सही है? सही है। तो 1 और 2 दोनों से ये तो उत्तर क्या आया? सी आया। ये जून पॉलिटिकोन की व्याख्या है और ये एक शब्द है, ये इसकी व्याख्या ऊपर वाली। किसने यह विचार दिया कि राज्य का हित और व्यक्ति का हित अविभाज्य है? राज्य का हित है लोगों को यूडिमोनिया देना, उनको खुशी देना, और व्यक्ति का हित क्या है? यूडिमोनिया को प्राप्त करना। दोनों के हित अविभाज्य। व्यक्ति नैतिक होना चाहता है और राज्य उसको नैतिक करना चाहता है। हो गया क्लियर? ये चलो, ये तो आपको पता है किसका है। हमें वाक्य शब्द आ दिया अरस्तु का। ये लाइन कई बार पूछी हुई है। अब मैं एक चीज और लिख दूं, थोड़ी सी तुलना कर ले और आप एक व्याख्या करके सोचो, क्या उदारवादी भी ऐसा ही सोच रहे हैं जैसे अरस्तु सोच रहा है? नहीं। उदारवादी कैसा सोचते हैं बताओ? उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति के हित अलग होते हैं और राज्य के हित अलग होते हैं। अगर राज्य बढ़ेगा तो व्यक्ति के हित घटेंगे और व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो राज्य के हित कम होंगे। तो दोनों एक पैरेलल नहीं चल सकते। अगर राज्य की शक्ति बढ़ गई और कार्य बढ़ गए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता बढ़ी तो राज्य कम हो जाएगा, राज्य के अधिकार सीमित, उसकी सत्ता सीमित हो जाएगी। तो उदारवाद उल्टा बहुत सोचता है इसके बारे में। अरस्तु का उल्टा है उदारवाद। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में
रुको, व्याख्या नहीं हुई अब तक। हे क्या कहता है, फिर चलो आगे रटे क्यों, हे क्या कहता है? एक तो उदारवादी है ना, ठीक है। गांधी क्या कहते हैं? गांधी क्या, गांधी ये कहते हैं कि राज्य के तर व्यक्ति का हित अविभाज्य है। गांधी राज्य को पसंद नहीं करते, ये तो उदारवादियों की बात है। गांधी तो स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं। ये कहते हैं कि राज्य शक्ति का यंत्र होता है, राज्य में आत्मा नहीं होती, राज्य में नैतिकता नहीं होती कुछ भी, जबकि व्यक्ति में आत्मा होती है, राज्य उसमें नैतिकता होती है। राज्य एक संयुक्त हिंसा का मशीन है जो एक साथ हिंसा करता है। तो सारी हिंसा का केंद्रीकरण कहाँ है? राज्य के पास। और व्यक्ति का मूल स्वभाव अहिंसक होता है और राज्य का मूल स्वभाव हिंसक होता है। कहीं प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ? हिंसक हाँ हुआ, कल हुआ युवाओं के ऊपर। तो गांधी ने राज्य का मूल स्वभाव यही बताया। तो गांधी के जो राज्य से आए हैं उन्होंने राज्य के उसी मूल स्वभाव को करके दिखा दिया है कि राज्य हिंसक होता है। कल युवाओं की जो दिल्ली में पिटाई हुई है, गांधी जी ने पहले ही कह दिया था। जेएस मिल उपयोगितावादी है, तो ये क्या कहेगा राज्य और इसके हित के बारे में? कि राज्य है ना, ये उदारवादी, उपयोगितावाद किसकी धारा है? उदारवाद की धारा है। तो ये राज्य की सत्ता को ज्यादा पसंद नहीं करते, ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो राज्य, जेस मिल भी कहेगा नहीं, राज्य का हित और व्यक्ति का हित अविभाज्य नहीं है, बल्कि दोनों के हित क्या है? अलग अलग है, विभाजित है। तो इसका उत्तर आया अरस्तु। अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय, एक कम्युनिटी के रूप में नाम क्या दिया? तो काइनोनिया क्या होता है? एक तार्किक रूप से नैतिक सद्गुणों वाला सुखी समुदाय क्या होता है? काइनोनिया। नैतिक सद्गुणों वाले लोगों का समूह काइनोनिया। काइनोनिया सभी लोगों का होता है या काइनोनिया नागरिकों का होता है? सब पूरी जनसंख्या का नहीं होता, बल्कि काइनोनिया नागरिकों का होता है। दासता पर अरस्तु के विचार देखते हैं। दासता स्वामी के लिए अवकाश का सृजन करती है, ठीक है, ताकि वो फ्री होकर सद्गुणों का विकास करे और सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी करे, ये अवकाश है। दास एक सजीव यंत्र है, ठीक है। मशीनें जो होती है, हल वगैरह है, ये सब निर्जीव होते हैं। तो दास एक सजीव यंत्र है। दास उत्पादन का एक यंत्र है, तो कार्य का है, उत्पादन का नहीं है। कल चर्चा की थी, जो मजदूर होता है, मार्क्स का सर्वहारा है, वो किसका होता है? वो उत्पादन करता है। उत्पादन होता है दूसरों के लिए, मतलब लाभ के लिए, वो तो होता है उत्पादन। और जो घरेलू कार्यों की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो दास कितना काम करता था कि बेच के मालिक फायदा उठाए या मालिक का पेट भर जाए, मालिक का पेट भर जाए, पूरा घर खा ले, तो सिर्फ इतना ही करता था। मजदूर को ज्यादा करना पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा बताओ? 1 और 2 सही है, तो ये आ गया ना, 1 और 2। उत्तर क्या आया? डी आया। कार्ल पॉपर के अनुसार पॉलिटी का घटक क्या नहीं है? प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है इसके अंदर, संतुलित सामंतवाद है, जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक विचार भी है इसके अंदर, जैव व्यक्तिवाद है। तो क्या है? जैव राज्य, जैव राज्य था ना, पहला क्वेश्चन क्या था? स्वावयवी राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट या जैव राज्य, लेकिन जैव व्यक्तिवाद नहीं है। जैव व्यक्तिवाद का तात्पर्य क्या है बताओ? जैव व्यक्तिवाद क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के लिए स्वयं जिम्मेवार है, राज्य उसके लिए कुछ भी, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसको जीवों के ऊपर तो लागू किया, वो किया डार्विन ने, और इसको पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी और सोसाइटी में लागू किया हार्बर्ट स्पेंसर ने। तो अगर इसको कहें तो ये स्पेंसरवाद है,
और इसको कहें तो ये डार्विनवाद है, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो ये तो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, ये तो लिखा हुआ ही है। जबकि अरस्तु तो क्या है, समुदायवादी है, वो व्यक्तिवादी है ही नहीं। तो इसका उत्तर ए है। अरस्तु का जो विशिष्ट न्याय है, पर्टिकुलर जस्टिस है, वो किससे प्रभावित था? ये नहीं किया था भाई अपन ने, हालांकि कोई लाइन लिखी हो अपन ने। एक पर्टिकुलर ये किससे प्रभावित है? पाइथागोरस से, विशिष्ट न्याय। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये पाइथागोरस से प्रभावित है। किस कथन के लिए अरस्तु को गलत श्रेय दिया जाता है? राज्य जैविक प्रकृति है क्या राज्य की? ऑर्गेनिक है ना, उसकी नेचर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक नेचर क्या होती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, आत्मनिर्भर होता है, अंग उसके ऊपर निर्भर होते हैं। हम सब अंग है जो नागरिक होते हैं, और राज्य एक जीव होता है। जैसे जीव स्वाभाविकता ही बढ़ता है, वैसे राज्य का भी क्या होता है, स्वभाव होता है। मशीनें निर्मित की जाती है, जीव निर्मित नहीं किया जाता। तो वैसे ही राज्य निर्मित नहीं होता, राज्य तो स्वभाव होता है, स्वाभाविक होता है। राज्य जैविक प्रकृति का होता है। 2-3 अर्थ निकलते हैं इसके। राज्य मनुष्यों द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई गई एक ऐसी संस्था है, तर्कसंगत संस्था है। यहाँ कल्याण का तात्पर्य आर्थिक कल्याण नहीं है, बल्कि कैसा कल्याण है बताओ? नैतिक कल्याण है। तो कल्याण शब्द लिख दिया, इसको नैतिक कल्याण लिखना था। हम कल्याण का सीधे वेलफेयर लगाते हैं और कल्याणकारी राज्य कह देते हैं। जो हमारा कौन सा हित साधता है, आर्थिक हितों पे ज्यादा हम ध्यान देते हैं, जैसे हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसमें अमीरों से लेके और धन का वितरण किसमें किया जाएगा? गरीबों में किया जाएगा। लेकिन यहाँ नैतिक कल्याण है। तो राज्य मनुष्यों द्वारा अपने नैतिक कल्याण के लिए बनाई गई एक तर्कसंगत संस्था है। राज्य सभी संघों से उच्चतम है। राज्य एक दिव्य रचना है, एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है क्या, जो देवताओं ने रचा है। ये तो मध्यकाल में कहते थे। दिव्य रचना का तात्पर्य है कि जो देवताओं के द्वारा निर्मित है। मनु का राज्य कैसा राज्य है? दिव्य रचना है। होब्स का राज्य दिव्य रचना है क्या? नहीं। तो हमारे पास 3 विचार का, बताओ इन तीनों में फर्क क्या है? अरस्तु, थॉमस एक्विनास और होब्स। इन तीनों में से अंतर बताओ। राज्य की उत्पत्ति के बारे में तीनों के विचार क्या है? राज्य कैसे पैदा हुआ था बताओ? स्वतः ही पैदा हुआ था, हमारे स्वभाव में ही है। परिवार जानबूझ के नहीं बनाया जाता। हम जानबूझ के ये नहीं कहते मैं तो समूह में रहूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। स्वभाव ही है आपका। आप यहाँ आए थे तो अकेले आए थे, है ना? कोई किसी गांव से आया, कोई किसी राज्य से आया, कोई हो सकता 2 चर्चा करके आएंगे, तू चल तेरे पीछे से मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, वो कुछ हो सकते। तो पहले ही समूह बना के आए। बाकी आप 1-2 दिन तो अकेले रहे, या फिर दूसरे पे बाइला, ऐसे कुछ चर्चाएं शुरू हो गई थी ना। फिर आपने क्या बना लिया? समूह बना लिया। आप रह नहीं सकते, कोई नहीं रह सकता अकेला। अरस्तु ने कहा राज्य है स्वाभाविक संस्था है, एक्विनास। राज्य देवीय रचना है, देवताओं ने पैदा किया, दिव्य रचना है। राज्य है सामाजिक समझौतों से पैदा हुआ है, ये हमारी सहमति से निर्मित हुआ है। तो ये सहमति वाला राज्य जो लोगों ने खुद पैदा किया है, हो गया। तो ये नहीं हो सकता किसका? अरस्तु का। तो डी, ये मध्यकाल वाले विचारकों का है, जो कहते थे राज्य देवी देवताओं ने पैदा किए, दिव्य रचना है। हाँ हाँ, राज्य मनुष्यों द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई गई एक ऐसी संस्था है। हाँ। नहीं, सुनो। मनुष्य जैसे जैसे तार्किक होता जाएगा, उसमें बौद्धिक विकास होता जाएगा, तो उसकी बुद्धि की समस्त आवश्यकताएं परिवार पूरा नहीं करेगा। तो वो एक अगला तर्क करेगा कि अब मैं क्या बनाऊं। तो वो एक समूह से, छोटे समूह से क्या बनाता है? बड़ा समूह।
फिर उसके तर्क वहां पूर्ण विकसित नहीं होते, उसमें नैतिकता भलाई पूर्ण विकसित नहीं होती। तो अगला तर्क करता है, वो बुद्धि लगाता है कि अब हम क्या बनाए, तो वो फिर क्या बना लेता है। उसके तर्क, उसके स्वाभाविक इच्छाएं, जो उसकी सोच है, वो अपने आप ही क्या बनाती जाती है, तर्क। तर्क संगत का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सोच समझ के बनाता है। तर्क संगत का तात्पर्य है कि उसके स्वतः ही मन में पैदा होते हैं कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मुझे क्या बनानी चाहिए, एक बड़ी संस्था में रहना चाहिए। तो अपने उन तर्क संगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अतर्क संगत नहीं, भौतिक इच्छाएं नहीं, तर्क संगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने कल्याण के लिए क्या बनाता है, एक। तो ये एक तर्क संगत संस्था है। तर्क संगत का तात्पर्य है कि ज्यों-ज्यों व्यक्ति की बुद्धि विवेक बढ़ता जाता है, तो बताओ वो छोटी संस्था में रहेगा या बड़ी संस्था में, बड़ी संस्था, ताकि उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो। इसलिए उसने तर्क संगत कहा है। ये नहीं है कि उसने सोच समझ के बनाया है। कि स्वाभाविक तर्क क्या है कि हर एक आदमी एक बड़े समूह में रहना चाहता है। पहली बात, वो अकेला नहीं रहना चाहता। तो मूल एक उसका वाक्य आप पकड़ते हैं हम बार बार कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो आप मोर सोशल कब होते हैं, बहुत ज्यादा सोशल कब होते हैं, जब आपके दायरे में 1 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो या 50 हो। जब आपका दायरा जितना बड़ा होगा, आप सोशल उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये सिंपल तर्क है। इसलिए कहते हैं कि तर्क संगत संस्था है। तो हम स्वतः ही तर्क करते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम कैसी संस्था बनाएंगे, एक बड़ी संस्था बनाएंगे। इसलिए ये इसका तात्पर्य कृत्रिम नहीं है। अब आओ, लोकतंत्र सरकार का आदर्श रूप नहीं है, क्योंकि यह सभी को सरकार से जोड़ता है। पहले तो ये वाक्य क्या है, ये देखो आप कि लोकतंत्र सरकार का आदर्श रूप नहीं है। इसमें कमी क्या है कि ये सभी को जोड़ देता तो भीड़ तंत्र बन जाता है। तो फिर ये बात किसने कही, तो ये कही अरस्तु ने। जॉन लॉक कहता है सभी में विवेक है, अरस्तु ये कहता है कि सभी में विवेक है नहीं। अरस्तु कहता है विवेक सिर्फ नागरिकों में होता है, जो 10% होते हैं। लोग कहते हैं विवेक सब में होता है, क्योंकि लोग तो उदारवादी आधुनिक विचारक है। गांधी भी ऐसा ही मानते थे, सब लोग अहिंसक अच्छे होते हैं, विवेकवान होते हैं। जॉन रोज तो ये कहता ही है, इसीलिए वो है ना, वो वितरण की चर्चा करता है सभी लोगों के लिए। लोकतंत्र सबके लिए होता है, लोकतंत्र सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता, लोकतंत्र सबके लिए होता है। अरस्तु कहता है इसमें गड़बड़ है कि लोकतंत्र एक आदर्श रूप नहीं है, क्योंकि ये सरकार से सभी को जोड़ देता है, ये भीड़तंत्र में तब्दील हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या आया, बी आया। अच्छा, अगर जॉन लॉक यही लाइन कहता तो क्या लिखता वो, ये सभी से जोड़ता है, लोकतंत्र एक अच्छी व्यवस्था है क्योंकि सभी को सरकार से जोड़ता है। गांधी लोगों की जो विवेक क्षमता है, बौद्धिक क्षमताएं, गांधी उनको कम ज्यादा मानता है, सब में बराबर मानता है। नैतिक चीजों को, भली चीजों को समझने की क्षमताएं सभी में अलग होती है कि एक जैसी होती है, एक जैसी होती है। गांधी की नजर में कोई भी व्यक्ति है वो अहिंसक सत्यवादी हो सकता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। सभी व्यक्तियों में एक जैसी क्षमताएं होती है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु इनको नहीं मानते। अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया कि कुलीन तंत्र का विकृत रूप कौन सा है। चलो इंग्लिश लिख देते हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा है। कुलीन तंत्र होता है एरिस्टोक्रेसी, राजतंत्र होता है मोनार्की, लोकतंत्र हो गया डेमोक्रेसी। संयुक्त प्रजातंत्र का नाम क्या है आप बताओ, मॉडरेट डेमोक्रेसी को पॉलिटी ना, ये मॉडरेट डेमोक्रेसी है, इसको वो क्या बोलता है बताओ, पॉलिटी बोलता है। और अल्पतंत्र होता है ओलिगार्की। इन दोनों में से, एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में से अच्छी कौन सी और बुरी कौन सी है। अच्छी तो एरिस्टोक्रेसी होती है, जब बुरी हो जाती है तो
ओलिगार्की। ओलिगार्की को अपन वैसे क्या बोलते हैं? अल्पतंत्र बोलते हैं। तो ये अल्पतंत्र है, तो इसका उत्तर आया ए। क्या क्या चीजें अपने संविधानों का साइकिल किया था, चक्र किया था, संविधान चक्र, कॉन्स्टिट्यूशन का साइकिल कैसे चलता है, कहां से शुरू किया था अपन? वो बिगड़ी तो टायरे ने, फिर उसमें सुधार के लिए आए, वो बिगड़ी तो अब उसमें सुधार के लिए पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी मीन्स संयत प्रजातंत्र, और फिर आई डेमोक्रेसी मीन्स भीड़ तंत्र जो संयत नहीं है। तो पॉलिटी एक मॉडरेट डेमोक्रेसी होती है, ये इसका आइडियल है। अरस्तु की पद्धति वैज्ञानिक है और यथार्थवादी है। बिल्कुल ठीक है। तथ्यों की चर्चा करता है, काल्पनिक है नहीं है। अरस्तु अपनी कल्पना को भविष्योन्मुखी करते हैं और एक आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत करते हैं। अब इसने किया क्या है, ये क्वेश्चन अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अपने पास इसकी इंग्लिश नहीं है। हो सकता है कि अरस्तु ने अपनी सोच को क्या किया हो, भविष्योन्मुखी किया हो, ये तो समझ में आता है। क्योंकि एक वैज्ञानिक अपने तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर क्या कर सकता है? भविष्यवाणी कर सकता है। वैज्ञानिक कर सकता है भविष्यवाणी, कल्पनाएं भविष्यवाणी नहीं कर सकते। प्लेटो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, बताओ क्यों? क्योंकि प्लेटो की भविष्यवाणी उसके जीवन जीते जी फैल हो गई थी। तो जहां कल्पनाएं होती है, जहां निगमनात्मक पद्धति होती है, जहां हर चीज को तर्क से साबित किया जाता है, और जो यूटोपियन चीजें होती है उनकी भविष्यवाणी विज्ञान करता है। तो हो सकता है यहाँ सोच है, इस कल्पना को एक बार क्या मान लेते हैं अपन? सोच। उस इंग्लिश पता नहीं इसकी क्या लिखी हुई थी, कल्पना कोई शब्द नहीं है यहाँ, और इंग्लिश मिली नहीं इसलिए मजबूरी थी। अरस्तु अपनी सोच को भविष्योन्मुखी करते हैं और एक आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत करते हैं। वो कहता है कि मैंने ना कितने सैकड़ों सालों में विकसित हुए 158 संविधान पढ़ लिए हैं, और अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं एक भविष्य के राज्य के बारे में बता सकता हूं जो एक आदर्श होगा, जो स्थिर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। उसका नाम क्या होगा बताओ? पॉलिटी। उसका आदर्श राज्य उसका भी तो है, वो पॉलिटी है। अब एक छोटी सी चर्चा यहां कर लेते हैं। एक है व्यवहारवादी और एक है अरस्तु। कई बार ये कहा जाता है कि अरस्तु है ना, ये व्यवहारवादियों का पितामह था। पिता नहीं, पितामह था। कौन? अरस्तु। लेकिन व्यवहारवादियों में अरस्तु में एक फर्क है। एक तो समानता है दोनों में, दोनों अपनी बात तर्क से नहीं कहते बल्कि आंकड़ों से। जो चीजें अवलोकन में दिखाई दी, जो तथ्यों के अंदर दिखाई दी, उससे निष्कर्ष निकाले कि आखिर अवलोकन क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे कल्पनाएं की। मैं एक भावुक प्राणी हूं। मैंने कहा सभी बच्चे ना अच्छे होते हैं, कोई बच्चा झूठ है नहीं बोलता, और सारे घर से जितना पैसा गुरुजी के नाम पे लाते हैं वो सारे का सारा दे देते हैं जितना मेरे नाम पे लाए हैं। ये तो एक प्लेटोवादी सोच है। अब आ जाओ, मैंने अवलोकन किया और मैंने घर वालों को फोन किया आपके कि ये आपसे कितने पैसे मांग के लेके गया था फीस के नाम पे, और यहाँ कितने दिए हैं। अब मैंने तथ्यों से बातें की कि सारे छात्र छात्राएं सच नहीं बोलते। तो ये मैंने जो निष्कर्ष निकाला, ये तर्कों से निकाला या आंकड़े इकट्ठे किए थे। मैंने अवलोकन किया, आंकड़े। ऐसी रिसर्च को हम वैज्ञानिक और यथार्थवादी रिसर्च बोलते हैं। तो अरस्तु क्या करता है? अरस्तु और व्यवहारवादी दोनों बात तो निष्कर्ष तथ्यों से निकालते हैं, अवलोकन करके और पूरी रिसर्च करके और हर चीज का डीप विश्लेषण करके, और फिर कोई बात कहते हैं। विज्ञान यही करता है, डॉक्टर भी यही करता है। लेकिन दोनों में गड़बड़ है। व्यवहारवादी पूरी रिसर्च करके और सिर्फ रिसर्च के रिजल्ट बता देते हैं। उन रिसर्च को अच्छी तरह से कैसे लागू करके आइडियल चीज कैसे बनाए, इसके बारे में कौन बताता है? अरस्तु।
उन आंकड़ों से अच्छी चीज निकालना अरस्तु जानता है, उन आंकड़ों को जैसा का वैसा वर्णन करना कौन जानता है? व्यवहारवादी। इन दोनों में समानता भी है और फर्क भी है। व्यवहारवादी कभी भी आदर्श व्यवस्था की चर्चा क्यों नहीं करते? व्यवहारवादी बताओ, हमने व्यवहार थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाया था, ये कभी भी आदर्श व्यवस्था की चर्चा क्यों नहीं करते कि ऐसी व्यवस्था लाएंगे हम? हाँ, क्योंकि जैसे ही वो कहते हैं आदर्श व्यवस्था ये है, तो उन पे आरोप लग जाता है कि तुम आत्मनिष्ठ अध्ययन कर रहे हो और तुम अपनी बातें घुसा रहे हो। जैसे एक व्यवहारवादी ने ये कह दिया कि अगर लोगों को सुखी रखना है, तो आंकड़े ये कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र में सुखी होते हैं। तो एक व्यवहारवादी की ये कहते साम्यवादी कूद पड़ेंगे। तो ये बता कि सुखी होते क्या है, सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा, वो बोला सुख की परिभाषा सारे लोग स्वतंत्र है कि नहीं? साम्यवादी कहेंगे सुख की परिभाषा सब लोगों का पेट है, भरा हुआ है। तो वो बोलेंगे तू चूंकि अमेरिका में रह रहा है इसलिए तू बाइस्ड है, इसलिए तू लोकतंत्र को अच्छा बता रहा है, जबकि साम्यवाद भी अच्छा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, कोई आदर्श व्यवस्था की चर्चा नहीं करते। अरस्तु वैज्ञानिक होने के बावजूद कैसे राज्य की चर्चा करता है? आदर्श राज्य। तो इसने क्या किया है, विज्ञान और दर्शन दोनों को मिला दिया है। आगे और भी चर्चाएं आएगी तब कर लेंगे। तो ये वैज्ञानिक है और यथार्थवादी है। इसी के आधार पे इसने अपनी सोच से एक भविष्यमुखी आदर्श राज्य का क्या किया है, निर्माण किया है। तो ये काम कौन कर सकता है? एक यथार्थवादी या एक कैसा व्यक्ति कर सकता है? वैज्ञानिक से तथ्य इकट्ठे किए। तो ये बिल्कुल सही है कि इसने 158 संविधानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया, फिर इसने भविष्य की चर्चा की कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा होगा, पॉलिटी, जो इसका आदर्श राज्य होगा, जो मॉडरेट डेमोक्रेसी होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये व्यक्तिगत रूप से सही है और ये इसकी क्या कर रहा है, व्याख्या। क्योंकि एक वैज्ञानिक ऐसी भविष्यवाणियां करता है कि आगे आदर्श चीज क्या होगी। यूडीमोनिया किस विचारक के नैतिक और राजनीतिक दर्शन की केंद्रीय अवधारणा है? तो हमने जब अरस्तु से शुरू किया था तो शुरू से लेकर लास्ट तक हम काय की चर्चा करे थे। क्या होता है यूडीमोनिया? क्या ये संपत्ति होती है? क्या ये भौतिक सुख होते हैं? तो ये सद्गुणों के आधार पर नैतिक, तार्किक, आध्यात्मिक सुख होते हैं। तो ये किसके है यूडीमोनिया? अरस्तु। ये एक व्यापक शब्द है। अरस्तु किस बारे में अपने गुरु के दृष्टिकोण से असहमति प्रकट करता है? वो कहता है कि ये जो परिवार और संपत्ति का साम्यवाद लाए गुरुजी, इसका मूल कारण है कि वो राज्य को क्या कर देना चाहते हैं, एक। दार्शनिक राजा की एक ही कानून मान्य होगा तो राज्य में क्या रहेगी, एकता। अरस्तु प्लेटो की बजाय क्या है, वो कहता है एक व्यक्ति की सोच की बजाय एक समूह की सोच ज्यादा अच्छी होती है। तो राज्य में इतनी एकता भी नहीं होनी चाहिए कि वहां बहुलवाद क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो वो राज्य की जो प्लेटो जो एकता स्थापित करना चाहता है, भांति भांति के साम्यवाद से, दार्शनिक राजा से, वहां की शिक्षा व्यवस्था से, हर चीज को एक पैटर्न के ऊपर सेट कर देता है। ये कहते उस पैटर्न से आजाद करो, इतनी एकता की आवश्यकता नहीं है। बहुलवाद भी अच्छा होता है, एकलवाद अकेला अच्छा नहीं होता। हालांकि विद्रोह रोकना चाहता है। प्लेटो क्या करता है, राज्य को एक परिवार बना देना चाहता है। जैसे परिवार में एकता होती है ना, वहां किसी भी चीज का कोई बंटवारा नहीं होता। तो वो राज्य को एक परिवार की तरह कर देना चाहता है, जहां कोई झगड़ा नहीं है किस मुद्दे को लेके, संपत्ति को लेके, बच्चों को लेके, स्त्रियों को लेके कोई झगड़ा नहीं है। और ये कहता है कि ये एकता न खतरनाक हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से संपत्ति, परिवार और शिक्षा की क्या होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। इसलिए कैसा विचारक का थोड़ा बहुलवादी है। साम्यवाद समर्थक है, विरोधी है, विरोधी है। ये न तो संपत्ति के साम्यवाद को पसंद करता है और न ही परिवार। वो कहते हैं संपत्ति एक स्वाभाविक इच्छा है, स्वाभाविक संस्था है संपत्ति, व्यक्ति इसके बगैर रह नहीं सकता। स्वाभाविक होने के अलावा अगर व्यक्ति को उदात्त, अच्छा और नैतिक करना है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए। ये तो शुरू से चर्चा ही कर रहे हैं अपन।
परिवार और बच्चों का साम्यवाद भी खतरनाक है। अगर हमने स्त्रियों को ऐसा कर दिया तो पुरुष बहुत ही लड़ेंगे। और अगर ऐसे बच्चे पैदा हो गए जिनको कोई माँ बाप नहीं होगा, सारे उनके माँ बाप होंगे, तो उन बच्चों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता होगी नहीं। वो इतने खतरनाक मशीनें तैयार होगी जिनमें भावनाएं मर्त होंगी, बिल्कुल ही शून्य भावनाएं होगी, और वो खतरनाक क्या बनेंगे, राक्षस बनेंगे। तो जिनको क्या नहीं मिला, माँ बाप का प्यार नहीं मिला। तो साम्यवाद खतरनाक है। तो क्या हुआ, दृष्टि किससे है, ए और बी दोनों से। तो इसका क्या सही है, सी सही है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ था, फिर ये सज्जीवन के लिए, अच्छे जीवन, नैतिक जीवन के लिए विद्यमान है। ये तो फेमस परिभाषा किसकी है, तो राज्य क्या केवल जीवन देता है क्या, नहीं, राज्य अकेला जीवन नहीं देता, बल्कि राज्य हमें सद जीवन देता है, नैतिक जीवन देता है, अच्छाई देता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। कॉमन गुड के बारे में सोचना राज्य सिखाता है। तो इसका उत्तर क्या है, ए है। ये तो फेमस कोट है ही। कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है। क्रांति किस कारण से नहीं होती, आप पढ़ो। सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र। बताओ क्रांति का कारण है या नहीं है। आज तो बात दब गई। अगर एपस्टीन फाइल की फोटो मिल जाए तो सारी फोटो उजागर हो जाए, रीलें अपनी भी देख लें। अभी तो ट्रंप ने अकेले ने देखी है, अपना भी तो हक है, अपना भी तो महापुरुष के खिलाफ उसके मंत्रिमंडल में क्या हो जाएगी क्रांति। तो सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र रहना ये क्रांति करवा सकता है। गंदा चरित्र। जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती तो क्रांति होती है, नहीं होती। ये तो मूल कारण है, होगी। जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करे तो होगी। जब शासक आतंक का सर्जन कर दुरुस्त खतरे को निकट प्रस्तुत करता है तो ये देखो, दरअसल ये लाइन उठाई है इसने मैकियावेली से। जब शासक आतंक का सर्जन कर दुरुस्त खतरे को क्या बताता है, निकटस्थ। ये लाइन इसको सही लिखनी चाहिए थी कि जब शासक एक आतंकी खतरे का सर्जन, नहीं, आतंकी खतरे का सर्जन कर, आतंकी। अब इस लाइन सही हुई। अब बताओ ये सही है गलत है। आतंकी खतरे का सर्जक दुरुस्त खतरे को क्या ले आता है, निकट से। तो इससे क्रांति रुकती है, क्रांति होती है। देख लो, शासक ने क्या किया, आतंक के खतरे का सर्जन किया और लोगों से कहा कि ये खतरा दुरुस्त नहीं है, क्या हो चुका है, निकट होता है। तो लोग क्रांति करेंगे या चुप हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। बताओ क्यों, क्योंकि उन जैसे एक देश में एक राजा था। उस राजा को पता था कि अगर मुझे अपने राज को टिकाए रखना है तो मुझे अपने नागरिकों को, प्रजा को, नागरिक नहीं, प्रजा को डराना पड़ेगा कि धर्म खतरे में है, और निरंतर ये खतरा उनके सर पे मंडराना चाहिए, ताकि वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देके और किसकी तरफ ध्यान देंगे, खतरे की। तो फिर वो कभी भी विद्रोह और क्रांति नहीं करेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि इस खतरे से तुम्हें कौन बचाएगा, मैं बचाऊंगा। तो लोग उसकी जय जयकार करेंगे। मैकियावेली ये कह के गया था, अगर आपको विद्रोह और क्रांतियां रोकनी है, सेम बातें हैं। तो एक कौन सा विचारक है, वो कहता है कि मैकियावेली ने जो क्रांति संबंधी बातें की 1900 साल बाद, वो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों पे फुटनोट के अलावा कुछ भी नहीं, बस लाइनों का स्पष्टीकरण किया है मैकियावेली ने। ऐसी सारी लाइनें क्रांति के बारे में पहले ही कौन लिख चुका था, अरस्तु। कितना पहले लिख गया कि अगर किसी भी देश में को जनता को खतरा नहीं है फालतू का, तो फालतू के खतरे क्या करो, पैदा करो आप, ताकि लोग डर के रहें और उस
राजा की पूजा करते रहे। इसीलिए एक देश के अंदर खतरा पैदा किया जाता है कि हमें कौन बर्बाद करेगा, पाकिस्तान। इसलिए हमें लगता है कि हिंदू क्या है, खतरे में है। इस टाइम सबसे ज्यादा खतरे में है। वो कहते सही भी है वो, लेकिन दुश्मन गलत टारगेट कर लिया, वो दुश्मन खुद दिया है। राम मंदिर को मुसलमानों ने चंदा लूटा है या हिंदुओं ने लूटा है? हिंदुओं ने लूटा है। तो मुसलमान खतरनाक नहीं है, हिंदू के लिए हिंदू ही खतरनाक है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या आया? डी आया। इससे क्रांति रुकती है, तो क्रांति का कौन सा कारण नहीं है? ये तो क्रांति रोकने का तरीका है कि जनता को डरा के रखो आप कि मरोगे तुम अगर मैं नहीं होऊंगा तो। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को, इस क्वेश्चन को नहीं करें, किस विचारक ने ये कहा कि पॉलिटिकल साइंस ये एक आर्किटेक्टोनिक साइंस है? अब भी सोच लो। देखो, मैं शब्द बोल रहा हूं कि पॉलिटिकल साइंस इज ए आर्किटेक्टोनिक साइंस। मैं ये बताओ किसने कहा? अरिस्टो ने या प्लेटो ने? धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? उसने जस्टिस की चर्चा की थी कि फोस्टर बोला कि किसका जस्टिस? प्लेटो का जस्टिस आर्किटेक्टोनिक जस्टिस है, और हम यहां चर्चा करें आर्किटेक्टोनिक साइंस की। एक ऐसी विज्ञान है जो अन्य समस्त विज्ञानों को, ज्ञान को जोड़ के रखती है, सबसे सर्वोच्च है। तो चलो, मास्टर साइंस नहीं, एक आर्किटेक्टोनिक साइंस भी याद रख लो। किसकी है ये? अरस्तु। अरस्तु की यह घोषणा कि मनुष्य स्वभाव से जून पॉलिटिकॉन है, राजनीति के सामाजिक प्राणी, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन है जी सकता है। एक बार आगे और पढ़ लेते हैं। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया, यहां तो ठीक है, जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना करना है, ठीक है। राज्य और नागरिक समाज के बीच विभेद है। रुको, राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना करती है। अब बताओ फिर क्या आया? चारों पढ़े तो उत्तर क्या आ गया? सी। राज्य में और नागरिक समाज में कोई भेद नहीं है। राज्य नैतिक कल्याण करना चाहता है, नागरिकों का जो समूह है वो भी सबका नैतिक कल्याण करना चाहते हैं। तो नागरिक समाज, चाहे पॉलिटिकल सोसाइटी हो चाहे सिविल सोसाइटी हो, इनके बीच विभेद है या नहीं है? नहीं है। बाद में जब 20वीं सदी आ गई, जब स्वतंत्रता के आंदोलन छिड़ गए, जब पर्यावरणीय आंदोलन छिड़ गए, जब नारीवादी आंदोलन छिड़ गए, जब SC ST जागरूक हो गई, जब OBC ने आरक्षण मांगा, जब युवा घोटालों से और NTA से नाराज हो गए, तब हमें पता चला कि पॉलिटिकल सोसाइटी अलग होती है और सिविल सोसाइटी अलग होती है। सिविल सोसाइटी कहती है कि पेपर चोरों को पकड़ो, और पेपर चोरों का प्रधान है जिसका नाम ही गलत है, धर्मेंद्र प्रधान। उसका नाम, ये नाम क्या है उसका? तो वो है पॉलिटिकल सोसाइटी, और युवा क्या काय का निर्माण करते हैं? सिविल सोसाइटी का। और ये दोनों एक दूसरे के साथ दे रही है क्या? क्या है? एक दूसरे की विरोधी है। तो वर्तमान युग में तो है, आज कंटेम्परेरी एज में तो दोनों अलग हैं, लेकिन अरस्तु दोनों को क्या मानता था? एक ही मानता था। तो अविभाज्य मानता था इनको। तो इसका उत्तर क्या आया? सॉरी, क्या आया? सी। बाकी तो सही है कि एक राजनीतिक समुदाय में एक अच्छा जीवन जी सकता है, अच्छा एक गुड लाइफ वही हो सकती है जहाँ पॉलिटिकल सोसाइटी हो। राजनीति एक नैतिक एथिकल प्रोसेस है, और इसका क्या है उद्देश्य? एक जस्ट सोसाइटी। राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है, एक मास्टर साइंस है, अनिवार्यतः एक किसकी रचना करती है? अच्छे समाज की। कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती? इसका उत्तर आप बताओ सर।
पढ़ लो इसको, मेरा मुंह मत देखो, पढ़ो इसको। आप सोच रहे ये बता दे, ठीक है हम क्यों पढ़े, पैसा काहे का दिया है। आप पढ़ो, आप ही करो। देखो एक मैं पहले ही बता दूं, पूरा नहीं करती। बताओ। आप में से जो इस टाइम सबसे गंभीर है उसका ध्यान है रोटियों की तरफ है। इतना गंभीर प्रश्न नहीं था, है ना। साथ में वैसे मुंह चला रहे हैं, साथ में सिरा ला रहे हैं, आंखें और बंद कर रहे हैं, इतना गंभीर प्रश्न नहीं है। कल्पना में रोटियां हैं। किसी विशेष स्थान का निवासी होना नागरिकता की शर्त है। नागरिकता की दो ही शर्त है, बता दो। विवेकवान होना और सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय, ये दोनों ही नहीं है यहाँ। तो किसी विशेष स्थान का निवासी होना नागरिकता की शर्त नहीं है। वाद चलाने और परिवादी बनने का कानूनी अधिकार भी कल चर्चा की थी। जो मताधिकार से वंचित है या देश से निर्वासित है, ये भी नहीं। कि जो दूसरे देश से निकाल दिया उन लोगों को, यहाँ आ गए तो एलियन होते हैं, वो तो नागरिक है नहीं होंगे। किसी नागरिक के वंशज बताओ हो सकते हैं क्या? क्यों? नागरिक के वंशज तो उसकी बेटियां भी हो सकती है, उसके छोटे छोटे बेटे भी हो सकते हैं। तो ये चारों ही शर्त नहीं है। तो फिर दो और ही शर्तें हैं, वो कौन सी है? विवेकशीलता और सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी। तो उत्तर क्या है इसका? बी। कौन कौन बी तक पहुंच चुका था? ठीक। अब कई एक दूसरे को देख के पहुंच रहे हैं, कई पहले ही पहुंच गए थे। ठीक। एक भाई तो पहले चारों तरफ देखा, लड़की देख रही है क्या? उसने कहा एक तो एक देख रही है, तो उसने फट से क्या किया, हाथ खड़ा कर दिया। ऐसे मत किया करो यार। मैं सोचा ये यहाँ वहां क्या देख रहा है, मुझे बाद में पता चला कि ये प्रयोजनवादी है। ऐसे होते हैं प्रयोजनवादी। किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है? काल का क्रम, काल के क्रम को क्या बोलते हैं? इतिहास। राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति यानी टीलियोलॉजी के क्रम में। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति आपका ये प्रकृति का कौन सा कर्म होता है? तो प्रकृति में जीव होता है, अंग होते हैं। तो पहले कौन आता है? जीव आता है, अंग उसके पहले हूल आता है, पहले पार्ट आता है? पहले हूल आता है। कम्युनिटी पहले आती है, कम्युनिटी के सदस्य उसके बाद आते हैं। समुदायवादी विचार का है। ये किसने कहा? ये तो इसकी फेमस कोटेशन थी। ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, हो सकता है इसको घुमा फिरा के एक और तरीके से पूछ ले कि हिस्टोरिकल रूप से, ऐतिहासिक रूप से तो परिवार और व्यक्ति पहले आते हैं, लेकिन प्रयोजनवाद से, साध्य की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से, है ना, टेलियोलॉजिकल दृष्टि से पहले क्या आता है? राज्य पहले आता है, क्योंकि वो साध्य है। तो साध्य पहले आएंगे और हमें जिनसे प्राप्ति करनी वो साधन उसके बाद आएंगे। तो हमारा साध्य क्या है? राज्य में रह के यूडिमोनिया प्राप्त करना। तो हमें यूडिमोनिया कौन दे सकता है? राज्य ही दे सकता। तो राज्य पहले है जो हमें यूडिमोनिया देगा। किसने कहा? जो ये तो देखो कोटेशन है, जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो चलो बताओ कौन सी है? पॉलिटी, जिसको मॉडरेट डेमोक्रेसी बोलता है। प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? द लॉ में जो वर्णित है, कौन सा? नाम बताओ उसका। मैग्नीशिया।
तो ये जो मैग्नीशिया है जिसमें रूल ऑफ लॉ है, ये इसका आदर्श राज्य है, पोलिटी है। तो इसके आदर्श राज्य में, पोलिटी में रूल ऑफ लॉ है, और इसका जो द्वितीय श्रेष्ठ राज्य जो लेओज में वर्णित है उसमें भी रूल ऑफ लॉ है। ये किसने कहा? सेबाई। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? बताओ। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित तभी होगा जब न्याय होगा। न्याय नहीं है और अन्याय है तो सबका हित नहीं होगा। तो कब होगा? देखिए, ये कानूनी न्याय की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता कि राज्य का मुख्य उद्देश्य कानून बनाने को लागू करना, ऐसी कोई चर्चा नहीं करता। सोशल जस्टिस इसकी है ही नहीं, क्यों? औरतों को, दासों को ये प्राकृतिक रूप से असमान मानता, सोशल जस्टिस नहीं है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय के सभी लोगों को राजनीतिक दृष्टि से समान हिस्सेदारी मिले, ये भी नहीं है। तो इसका न्याय कैसा है फिर? सार्वजनिक भलाई के लिए पदों का, गरिमा का, अधिकारों का, संपत्ति का सही वितरण होना चाहिए, तभी सार्वजनिक हित होगा। तो इसका क्या आया? बी आया। हाँ, उससे व्यक्तिगत हित होता है। देखिए, आप कोर्ट के जो केसेस होते हैं, एक आदमी ने एक आदमी को पीटा, तो जिसके हाथ तोड़े थे, तो जो अपराधी था वो कटघरे में जाएगा, और न्यायाधीश कहेगा इसके क्या तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। तो उसको व्यक्तिगत न्याय मिल गया। अब एक राजा ने कहा कि जो योग्य होगा उसको बड़ा पद दूंगा मैं। उससे क्या होगा? सारे व्यक्ति क्या करेंगे? योग्य होने की कोशिश करेंगे। फिर एक उसने अयोग्य को वहां स्थान नहीं दिया। अगर वो अयोग्य को स्थान दे देता तो पूरे समाज का क्या होता? अहित होता। तो ऐसे सामान्य नियम होते हैं जो ये बताते हैं कि सही चीज उसी को मिलेगी जो कौन होगा? योग्य होगा। अगर उसकी जगह अयोग्य को बिठा देंगे तो पूरे समाज का क्या होगा? उसे अकल्याण, एक गलत संदेश जाएगा, और वो सबका अकल्याण करेगा, ऐसा अयोग्य व्यक्ति। तो ये इसका सार्वजनिक हित का जो संदर्भ था वो मूलतः किस संदर्भ में था? वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में था, कानूनी न्याय नहीं था। कानूनी न्याय क्या होता है? कि न्याय राजा के लिए और प्रजा के लिए सब समान होने चाहिए। ये था कानूनी न्याय। और कानूनी न्याय को क्या बोले अपन अभी? कानून के समक्ष भेदभाव नहीं होता, कानून सर्वोच्च होता है। लेकिन इसका जो मूल संबंध है ना, वो परिशोधनात्मक में इसका दायरा ज्यादा क्या है? व्यक्तिगत है। जबकि वितरणात्मक का दायरा क्या है? सार्वजनिक है उसका दायरा। ये एक व्यक्ति का कल्याण करता है जो कानूनी न्याय है, और ये किसका कल्याण करता है? वितरणात्मक न्याय। ये पूरे समाज का कल्याण करता है। अगर आपने योग्य की बजाय अयोग्य को बना दिया तो पूरे समाज का एक कल्याण होगा। यहां ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति का होगा। अभी एक व्यक्ति ने दूसरे को पीटा, न्यायाधीश ने अपराधी को माफ कर दिया, चलो एक का हो गया, दो लोगों का आपसी झगड़ा था वो। लेकिन अगर आप एक अयोग्य व्यक्ति को अगर आपने किसी पद पे बिठा दिया तो वो क्या करेगा? वो सबका ही एक कल्याण करेगा। तो ये सार्वजनिक ज्यादा था जो वितरणात्मक न्याय था। सूची फर्स्ट का सेकंड के साथ क्या करना है? मिलान। ये कार्य कारण भाव है, टीलियोलॉजी है, कारणात्मक सिद्धांत है, कैजुअल थियरी है। अपन इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, निमित्त कारण, एफिशिएंट कोज। ठीक है। अंतिम कारण, फाइनल कोज। भौतिक कारण, मटेरियल कोज। और औपचारिक
ये ना, ये देखो यहाँ दिक्कत आती है। फॉर्मल औपचारिक नहीं होता, फॉर्मल फॉर्म से बना है, और फॉर्म का तात्पर्य स्वरूप या आत्मा। ये स्वरूप कारण था, चलो ठीक है, इसने लिख दिया, इंग्लिश में सही है। अब आप इनका मिलान करो। आप ऐसे करो, सबसे पहले पहला कारण पकड़ो। कौन सा? पहला भौतिक कारण होता है, मेटेरियल कोज। ये क्या होता है? पदार्थ जिससे यह बना है। फिर कौन सा आएगा? फिर सीधे अंतिम पे पहुंचोगे तो फिर आप ऐसी एफिशिएंट कोज पे आ जाओगा। इसमें क्या आएगा? गति का कारण। मिट्टी है, मिट्टी मटेरियल कोज है, लेकिन उस मिट्टी को गढ़ा बढ़ाएगा कौन? ये तो लाना पड़ेगा ना। तो कुम्हार है, कुम्हार गति का कारण है, वो गति देगा, वो उस मिट्टी को गूंथ गांथ के क्या बनाएगा? गढ़ा बढ़ाएगा। अब और देखो, अब आ गया कौन सा कारण? औपचारिक कारण, फॉर्मल कोज। फॉर्मल कोज क्या है? वस्तु का सार क्या है, उसके मस्तिष्क में उसका चित्र क्या बना है। अब जो चित्र बना वैसी चीज उसने बनाई, तो अंतिम कारण क्या है बताओ? वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। ये फाइनल कोज हो गया। अब आप मिलान कर दोगे। ये क्वेश्चन आपके दोबारा कभी भी आ सकता है। ये दार्शनिक व्याख्याएं हैं। अब ये कहां आएगा? ये बी में आ गया। देखो, मेटेरियल कोज, पदार्थ जिससे वह, रुक तो जाओ एक बार, रुको यार। पदार्थ जिससे वह बना है। औपचारिक, ये एफिशिएंट कोज, गति का कारण है 2 और उसके बाद 4। तो इसमें रुको, ए पहले ए का देखना पड़ेगा। अब क्या आ गया? अंतिम से पहले ये औपचारिक कारण। फॉर्मल कोज क्या है? वस्तु का और इसका सार क्या है। अब आ गया पहला, एफिशिएंट हो गया। अंतिम कारण क्या था? वह उद्देश्य जिसकी ओर कोई भी गतिविधि लक्षित है। तो पहला 3 किसके अंदर है? इस पे सेट नहीं बैठ रहा क्या? इसके ऑप्शन गलत है। रुक जाओ, ऑप्शन में गड़बड़ है, अपन गलत कर रहे हैं। ऑप्शन गड़बड़ है, तो इसका ऑप्शन आएगा, एक बार अपन खुद बना लेते हैं। ए का निमित्त कारण। निमित्त कारण है, वो है गति का कारण। तो क्या आया? 4। अरे एक बार रुक जाओ, 4 आ गया। अंतिम कारण क्या है? रुको, 4 के बाद 3। फिर भौतिक कारण क्या आया? पदार्थ जिससे बना है 2, और फिर क्या आया? 1। ये कहीं भी नहीं है क्या? ये है। अब क्या हुआ? अरे ये बोलो ना यार, इसने 2 बार हो गया। ठीक है, इसको चलो कोई मान लो, उत्तर ये आएगा 4 3 2 1। मैंने सोचा इसने ऑप्शन नहीं डाला, मैं तो ये सोच रहा था। इतने हंसने की बात तो नहीं थी यार, जितने आप हंसे हो। आपको लग रहा था इतनी गंभीर बात। चलो, तो ये क्या है? उत्तर बी मान लो, या डी, जो भी है। ये 2 बार टाइप हो गया। अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। ये दरअसल गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये सेबाइन अक्सी की कही भी बात है। तो ऐसी बात कभी भी ना सीधी नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये भी तो आरोप लगा सकते हैं कि अरस्तु ने बहुत कुछ ऐसा कहा जो प्लेटो के साथ मेल नहीं खाता था। तो ये सही वाक्य तब होता जब ये बात
अरस्तु के बारे में किसने कैसा है? सेबाइन ने कही है ये। तो सेबाइन नहीं लिखा ना, इसलिए क्वेश्चन वैसे गलत हो सकता है, लेकिन ठीक है, अपनी तो मजबूरी है। अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। दरअसल ये किसी भी थिंकर की कितनी लाइनें हैं? 2 कोट है ये सामान्य कोट नहीं है बल्कि विशिष्ट है। मैंने सामान्य और विशिष्ट का अंतर क्यों किया कि ये एक विचारक की सोच है जो किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। लेकिन ये सामान्य सोच नहीं है, हो सकता दूसरे विचार कोई और अर्थ लगाए। इसने तो अरस्तु और प्लेटो को एक ही मान लिया, एक विचारक ने, और हो सकता दूसरा विचारक अपनी किताब में क्या लिख रहा हो, दोनों को अलग अलग। तो इसलिए ऐसी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें साथ में उसकी क्या आनी चाहिए, उस कहने वाले का क्या आना चाहिए? नाम आना चाहिए। तो खैर ये दोनों है इंटरकनेक्टेड। कि अरस्तु की प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को क्या दिया? इसने दार्शनिक रूप दिया है। और कोई विपरीत नहीं है, बस उसने किया क्या है? त्रुटियों को क्या कर दिया? सुधार कर दिया उसके अंदर जो गलतियां थी। तो कुछ भी नया नहीं है और उसमें सुधार कर दिया है, तो दोनों सत्य है और ए आर का सही है। ये कहता है कि बिल्कुल भी अलग नहीं है, बल्कि उसने क्या किया? सिर्फ उसके अंदर सुधार किया। तो पहला किया है कि दोनों एक है, दूसरा कह रहा है बस इतना सके उसने सुधार किया। तो इसका उत्तर है ए। दूसरा पहले की क्या कर रहा है? व्याख्या। कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया उसने, पुरानी भी किया, तत्कालिक का भी किया। राजनीति के अनुभविक विज्ञान का विकास किया गया उसने। अनुभविक विज्ञान था ना या नहीं था? आप बताओ। अरस्तु का जो विज्ञान है वो अनुभविक है या नहीं है? आप कहते हैं, आप कह रहे हैं यहां तुलनात्मक पद्धति है। तो उसने तो तुलनात्मक पद्धति की, उसने 158 संविधानों का पहले उसने क्या किया? अनुभव तो लिया ही था। तो तुलनात्मक पद्धति अनुभविक पद्धति भी होती है, वैज्ञानिक भी होती है, तथ्यात्मक भी होती है, तो और आगमनात्मक भी होती है। हो गया? ये किस प्रकार पे पहुंचती है? अब सोचो, तुलनात्मक पद्धति सही जो रूप में वैज्ञानिक पद्धति होती है वो सिर्फ जो आंकड़े कह रहे हैं उनकी तुलना कर देती है, कभी भी आदर्श की खोज है, लेकिन अरस्तु खोज कर लेता है। तो ये ना आदर्श प्रकार तक पहुंचता, अगले ने इस क्वेश्चन को ये इतना डीप नहीं सोचा। तो इसलिए ऑप्शन सिर्फ कितने दिए हैं? 2 ही दिए। राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करता है, उनका कैसा अध्ययन करता है? अनुभवी। फिर ये कहता है आदर्श प्रकार पर अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना ये तो अपने आप ही पहुंच गया, ये चाहता नहीं था। तो ये इसका उत्तर नहीं है, जबकि इसका उत्तर होना चाहिए था, क्योंकि तुलना के बाद वो एक पहुंचता है कहां? क्वालिटी पहुंचता है वो। उसने क्या किया? ये दोनों चीजें देके तुलनात्मक अनुभविक है और यहां से गायब कर दिया, और इसको ये प्लेटो के सामने चर्चा कर दिया, जबकि अरस्तु भी तुलना के बाद एक आदर्श व्यवस्था बताता है। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, ये है क्या? प्रैक्सिस नहीं होता ये? अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना प्रैक्सिस है। यहां उस प्रैक्सिस की तरफ मत जाओ आप, इसी लाइन को जो कह रहा है वही समझो आप तो, और तुलनात्मक पद्धति को जोड़ो इसके साथ। तुलनात्मक पद्धति में 158 संविधान मूर्त हैं। अमूर्त होते हैं जो परलोक से संबंधित होती है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, विचार, आइडियाज, ये होते हैं अमूर्त। तो शासन व्यवस्थाएं कभी न कभी क्या थी? मूर्त थी। तो अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। तो प्लेटो करता है ये काम। तो इसमें ये आइडियल तुलनात्मक पद्धति है, वो आइडियल नहीं होती बल्कि वो वैज्ञानिक होती है। आइडियल यूटोपियन चीजें होती है। इसलिए बड़ी मजबूरी है कि इसको यही इससे दूर नहीं जाने देना। अरस्तु को सिर्फ कहां तक रखना है? तुलनात्मक रखना है, उससे थोड़ा और आगे नहीं जाना उसको। लेकिन जैसे अरस्तु को डीप स्टडी करते हैं तो ये भी सही होता है, लेकिन आंसर में नहीं आएगा ये पे।
तो इसका सही उत्तर क्या है, ए और बी। लेकिन इसकी एक व्याख्या और करें ना, व्यवहारवाद के साथ जो तुलना की थी, तो इसका उत्तर ये भी बैठता है, कौन सा, ए, बी और सी। क्योंकि इन तुलनाओं के बाद उसका मेन पर्पज क्या था भाई, सिर्फ क्या तुलना करना ही मेन पर्पज था क्या? तो इसका मेन पर्पज क्या था, एक अच्छी आदर्श व्यवस्था की खोज करना। जिसे खोज की भी और पॉलिटी को बताया भी, लेकिन इसने माना नहीं इसको। तो ए और बी। तो कई लाइनें क्या होती है, कई बार परफेक्ट होती है लेकिन वो सेट नहीं बैठती, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा था पेपर बनाने वाला। अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में क्या सही नहीं है? राज्य की जैव अवधारणा व्यक्ति की नहीं है बल्कि सही है। राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति परिवार, परिवार से गांव और गांव से राज्य। अब अपन कह सकते हैं तो प्लेटो के संदर्भ में था, नहीं, ये इसके संदर्भ में भी है। केवल राज्य के सदस्य के रूप में व्यक्ति अधिकारों का अस्तित्व है। आप देखो, राज्य के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकार नहीं होते, व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच में कोई विरोध है? रुको, कौन सा सही नहीं है, एक बार रुक जाओ। ये है, ये है, ये कर्तव्य है। व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों में विरोध है क्या? ये तो किया था, हित, दोनों के हित क्या है, इंटरेस्ट एक है। तो सिर्फ क्या आएगा, सी आएगा। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों पर स्वामी की सत्ता से क्या है, भिन्न है। संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता, ठीक है, एक शासक की अपने नागरिकों के ऊपर सत्ता, और एक दासों की अपने स्वामी पे सत्ता। ये जो चीजें होती है ना, ये सापेक्ष होती है और इनके रूप बदलते रहते हैं। अगर यहां डेमोक्रेसी आ गई तो संवैधानिक शासक की सत्ता प्रजाजनों पे कम हो जाएगी और प्रजाजन शक्तिशाली हो जाएंगे। और अगर यहां निरंकुश तंत्र आ गया तो संवैधानिक शासक शक्तिशाली हो जाएगा और प्रजा कमजोर हो जाएगी। तो ये तो शासन सत्ताओं की सापेक्ष चीजें होती है। जबकि एक दास की स्वामी पे सत्ता हमेशा ही निरपेक्ष होती है, वो हमेशा ही वो जैसी वो कहता है वैसी रहती है, इसमें बदलाव है। शासक और प्रजा के संबंध बदलते रहते हैं क्योंकि शासन प्रणालियां बदलती रहती है। ये तो शासन प्रणालियां निर्धारित करेगी कि शासक और प्रजा का संबंध कैसा है। लोकतंत्र में अलग प्रकार का होता है, ओलिगार्की में अलग प्रकार का होता है, टायरेनी निरंकुश में अलग होता है, डेमोक्रेसी में अलग होता है। लेकिन दास के ऊपर स्वामी की सत्ता हमेशा ही क्या रहती है, एक जैसी और निरपेक्ष प्रकार की रहती है। तो ये अलग गलत है या सही है? क्योंकि दास जन्म से निमन एवं स्वयं शासन के क्या होता है, अयोग्य होता है। जबकि प्रजाजनों में कई बार ऐसा होता है कि डेमोक्रेसी आ जाती है तो प्रजाजन क्या हो जाते हैं, बताओ, शासन सत्ता के योग्य हो जाते हैं, जबकि दास कभी भी योग्य नहीं होता। तो ये नीचे वाला ऊपर वाले की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या आया, अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत की कार्य उत्पन्न कैसे होते हैं, कितने कारणों से होते हैं, 4। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मटेरियल कोज आता है, उसके बाद एफिशिएंट कोज आता है, फिर फॉर्मल और फिर फाइनल। तो 1, 4, 1, 4, 2 और 3। उत्तर क्या आया, डी। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। राज्य के बारे में हर बातें रिपीट हो रही है, जैविक है या नहीं है या किस प्रकार का है। तो 2 पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अरस्तु के साथ सरकार का सर्वोत्तम प्रकार क्या है, ओके। राज्य परिवारों और गांवों का समुदाय जिसका उद्देश्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। परिवारों और गांवों का समुदाय है, तो राज्य किससे मिलकर बना है, परिवारों और गांवों से। अरस्तु ठीक है, ये तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन, छोटी छोटी परिभाषाएं। ये देखते हैं
अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य है और क्या है, वर्णनात्मक है। अनुभवजन्य भी है, वर्णनात्मक भी है। वर्णनात्मक होता है जो जैसा देखा उसने वैसा ही उसका अपनी तरफ से ज्यादा मिलाया नहीं, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है। कोई नैतिक उद्देश्य है नहीं है, अपनी तरफ से नहीं थोपता वो कोई नैतिक उद्देश्य, क्योंकि राजनीति को बुरे राज्य में शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यवस्था ही ऐसी आ जाती है कि राज्य क्या होता है बुरा, तो शासक को भी क्या होना पड़ता है, बुरा। इसलिए वो कभी भी क्या नहीं थोपता, नैतिक उद्देश्य नहीं थोपता। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ लाइन समझाना था, क्योंकि बुरी प्रजा है, बुरा माहौल है, तो राजा को बुरा होना पड़ सकता है। प्लेटो कहता है राजा हमेशा ही अच्छा होता है, वो कभी भी बुरा, वो दार्शनिक होता है हमेशा। ये कहता है जरूरत के सापेक्ष होती है चीजें, कई बार राजा को बुरा होना पड़ता है। इसलिए कोई भी नहीं थोपता कि राजा ऐसा होना चाहिए, वो तो कहता है चीजें गोल गोल घूमती रहती है, राजाओं के चरित्र बदलते रहते हैं। कोई भी पॉलिटिक्स स्थिर है, सॉरी कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर है नहीं है, संविधानों का चक्र चलता रहता है। अब दरअसल ये लाइन है, मैंने आपको लाइन समझाई है कि लाइन कहना क्या चाह रही है, तो मैंने समझा दिया अब आपको। उसका अनुभव ये कह रहा था कि मैंने 158 संविधानों का अध्ययन किया है ना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि फला ऐसी व्यवस्था नैतिक व्यवस्था है, क्योंकि चीजें बदलती, इसलिए कोई भी सार्वभौमिक नैतिक सत्ता नहीं है, चीजें सापेक्ष है। इसीलिए मैंने अपने शुरू में किया था कि ये नैतिकता के बारे में कैसा है, निरपेक्ष या सापेक्ष है, सापेक्ष है। नैतिकता बदलती है माहौल के अकॉर्डिंग। जैसे लाइन किसकी है, GH सेबाइन की है। आप रिस्क लेना चाहें, अगर आपको लगा कि नहीं मैं तो इस क्वेश्चन रिस्क लूंगा ही, आमतौर पे ये देखना कि जब आपको कुछ नहीं मिलेगा ना वहां, तो आप उसका क्या करें ना, ये बहुत ही चांस होते हैं इसके मिलते हैं। किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ये सबसे बुरी चीज निर्धनता होती है। गरीबी से शुरू किया था कल भी अपन ने, किसका है, अरस्तु का। लोकतंत्र में पैसा अधिक स्थायी है तथा क्रांति के कम अवसर प्रदान करती है। इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कि किसने कहा कि पॉलिटिक्स राज व्यवस्था लोकतंत्र के आधुनिक अपेक्षा अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर। पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा स्थिर है, लेकिन फिर भी स्थिर है नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था स्थिर है नहीं है, बस ये औरों से ज्यादा स्थिर है, औरों से अच्छी है, लेकिन हमेशा के लिए अच्छी नहीं है। ये किसका है, ये तो एक कि किसकी कोटेशन है। अब ये आपको मिलान करना है। एक व्यक्ति का जनहित में शासन क्या है, राजतंत्र। एक व्यक्ति का स्वहित में शासन, ये तानाशाही नीति दरअसल ये तानाशाही डिक्टेटरशिप होती है, यहाँ टायरेनी है। टायरेनी निरंकुश तंत्र, तो ये टायरेनी है। कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन ओलिगार्की, और कुछ व्यक्तियों का जनहित में शासन कुलीन तंत्र। तो अब मिलान देखो किस में हो रहा है, किस में हो रहा है, डी। अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है या नहीं करता? दासता ईश्वर प्रदत्त है क्या? नहीं है, औचित्य है इसका, तर्क से सिद्ध करता है कि दासता जरूरी है। दासता मालिक और दास दोनों के लिए उपयोगी है। औचित्य सिद्ध करके कहा दोनों के लिए ये उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? आर्थिक रूप से भी और नैतिक रूप से, भौतिक और नैतिक दोनों रूपों से उपयोगी है, ये हमने कल देखा था। तो ये क्या आएगा बताओ इसका उत्तर, ए। थैंक यू अरस्तु का कि अरस्तु पे इतने ही क्वेश्चन आए, ठीक है। आनंद आ रहा था यूडिमोनिया। अभी देखो ये आदमी जीता है हर एक थिंकर को। ये कह रहा था कि जब अरस्तु को पढ़ रहे थे तो यूडिमोनिया की प्राप्ति हो रही थी। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।